हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज 18 अगस्त है और बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल होंगे। आज बता दें कि हम लोग सी राजामोहन साहब के एक आर्टिकल जो कि आईआर पर है उस पर हम बात करने वाले हैं। इंडिया, पाकिस्तान और अरब देशों के बीच में क्या रिश्ते हैं, किस तरीके से अभी जो कोलिशंस हैं, जो अलाइंसेस हैं वो बदल रहे हैं और उसका क्या फ़ायदा या नुकसान भारत को हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा भी कई अच्छे अच्छे आर्टिकल और न्यूज़ आपको पता चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कोटेशन से। आज भी हमने महात्मा गांधी जी के कोटेशन को लिया है, गॉड हैज़ नो रिलीजन। जैसा कि आपको मालूम है, अभी ऐसे टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं रिलीजन पर बेस्ड, एक्सट्रीमिज्म पर बेस्ड, क्योंकि ऐसी चीज़ें अभी हो रही हैं पूरे समाज में, सोसाइटी में चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आप ऐसे कोटेशंस को ज़रूर यूज़ कर सकते हैं कि महात्मा गांधी जी के विचार क्या थे धर्म को लेकर के। तो यहाँ पर गॉड हैज़ नो रिलीजन उन्होंने कहा है, इसको अपने समझ से यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे किन किन आर्टिकल पर, पहले मैं आपको वो बता दूँ। तो आज का जो डिस्कशन है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया जस्ट कि इंडिया, पाकिस्तान, अरब सॉवरेनिटी, ये आर्टिकल सी राजामोहन साहब का है, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड जुडिशरी पर दूसरा आर्टिकल होगा जैसा आप देख रहे हैं। और तीसरा आर्टिकल जो है वो टैक्स पेयर्स पर है, जो अभी रिसेंट एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। उस पर लिखा गया है कि क्या और होना चाहिए था, टैक्स बेस को बढ़ाने की ज़रूरत है या फिर जो टैक्स लोग इवेजन करते हैं उसको रोकने की ज़रूरत है। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन भी दिए गए हैं और शुरुआत में ही मिलेगा आज आपको क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा अंत में। जैसा कि आपको मालूम है, हम मे के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी मे के करंट अफेयर्स को भी पढ़ते चले जाना है साथ साथ में। और हम लोग देखते हैं बैकग्राउंडर में आज क्या क्या पता चलेगा हमें। तो बगदाद पैक्ट का अगर आपने नाम सुना है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता बगदाद पैक्ट के बारे में तो आज आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। बगदाद पैक्ट क्या है, कब हुआ, कौन कौन से देश हैं उसमें, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से देश हैं, बताइए आपको मालूम है इसके बारे में। OIC आर्टिकल 129 क्या है, और टैक्स ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन एंड ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो ये इस प्लेटफॉर्म के बारे में भी जान लेंगे। और आज यहीं पर आपको क्वेश्चन दिया गया है आंसर राइटिंग के लिए, इसको आप लोग ज़रूर कोशिश कीजिएगा। जो कंटेम्प्ट का पावर है उसको अभी किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है देश में, और क्या और होना चाहिए कैसे, क्योंकि एक तो लोगों का फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ग्रांट किया है जुडिशरी को उनका अधिकार कि वो कंटेम्प्ट कर सकते हैं, उनके पास ये अधिकार है। किसी कोई भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा या जो जुडिशरी है उसकी मानहानि करता है तो उस पर वो कंटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट अभी हो रहा है, और ऐसे क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम आर्टिकल में भी बात करने वाले हैं। इन द मीन वाइल आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन पर आपको आंसर ज़रूर लिखना है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पर एक न्यूज़ है, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे डिस्कशन की तरफ। तो न्यूज़ में यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया नेपाल की। जैसे आपको न्यूज़ पता चल गई होगी कि इंडिया नेपाल में रिश्ते ख़राब हो चुके थे बिकॉज ऑफ द न्यू मैप। दोनों देशों ने, भारत ने भी एक नया मैप जारी किया था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के आने के बाद। और उसमें जो यहाँ पे टेरिटरी है, जो बाउंड्री है इंडिया नेपाल का, उसमें नेपाल को दिक्कत हुई कि भारत ने जो बाउंड्री दिखाया है उसको नेपाल नहीं मानता, राइट। फिर उसके बाद नेपाल ने भी अपने यहाँ पर एक मैप जारी किया, जिससे कि ऑब्वियसली इंडिया को दिक्कत थी, क्योंकि नेपाल ने भारत के कुछ हिस्सों को अपने देश के मैप में, जो टेरिटरी में शो किया था, और वो हिस्सा कौन सा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो हिस्सा है यहाँ उत्तराखंड के पास, जो काला पानी का एरिया है, वो रीज़न है जो कि डिस्प्यूटेड माना जा रहा है। और इसके जो बैकग्राउंडर में चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं आपके लिए जानना, कि ये यहाँ पर डिस्प्यूट आखिर कैसे अराइज़ हुआ, क्या दिक्कतें आई। इस पर हमने कई सारे आर्टिकल को डिस्कस किया है हालांकि, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बैकग्राउंड दे देती हूँ कि 1816 में, ठीक है, मॉडर्न इंडिया का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। 1816 में हुआ था सगौली ट्रीटी, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, यानी कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में। और इसी ट्रीटी में यहाँ पर एक काली रिवर निकलती है, उस काली रिवर को बाउंड्री माना गया था इंडिया और नेपाल का, ठीक है। अब वो जो काली रिवर है उसके कई सारे सब रिवर्स हैं जो उसको मिल करके बनती है काली रिवर। तो उसमें जो छोटी छोटी नदियां हैं उनमें से दूसरी रिवर को
इंडिया बॉर्डर मानता है और वहीं पर एक और रिवर है उसको नेपाल बॉर्डर मानता है। तो इसलिए जो डिस्प्यूट है वो अराइज हो गया दोनों देशों के बीच में। लेकिन अब जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि अब चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल हो रही हैं और फिर से एक दो देश दूसरे देश से बात करने को तैयार हैं, राजी हैं, और यहाँ पर अब डिस्कशन शुरू होगा कि कैसे इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाए। और आपको बता दूं कि ये पहले भी कई बार हो चुका है, ठीक है। एक चीज़ और याद रखिएगा, यहीं पर एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है जिसका नाम है पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट कौन से रिवर पर है या कौन से दो देशों के बीच में है। तो इंडिया नेपाल में है और ये काली रिवर पर बनाया जा रहा है। जो ये पंचेश्वर मल्टीपर्पज़ डैम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस पर हमने, अगर आप लोगों में से किसी ने भी कोई नए हैं यहाँ पर पहली बार आ रहे, तो जब ये डिटेल में न्यूज़ आई थी तो आप इसको स्टेप अप IAS पर जा करके सुन सकते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस का जब वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था तो हमने इंडिया नेपाल के रिलेशन से जुड़े हुए कई सारे आर्टिकल को डिस्कस किया था। तो आप जाएंगे वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और उससे बहुत डिटेल डिस्कशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो आज का पहला आर्टिकल है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडिया पाकिस्तान एंड अरब सॉवरेनिटी। ये सी राजा मोहन साहब हैं, ये अच्छा आर्टिकल लिखते हैं IR पर और आज भी इन्होंने ऐसा ही किया है। तो इस सिलेबस में आपको क्लियर हो गया कि IR में बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग वाला जो सेक्शन है वहाँ से हम एसोसिएट करेंगे इसको। India's geopolitical interest are in close alignment with the moderate Arab center। तो ये जैसा कि आपको मालूम है कि आर्टिकल के माध्यम से जो राइटर हैं वो मैसेज देना चाहते हैं या फिर वो आइडिया को शेयर करते हैं, ठीक है। वो आइडिया को शेयर करते हैं देशों को कि आपको क्या डिसीजंस अभी लेने चाहिए, किस तरीके आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो स्टार्ट ऑफ यहाँ पर अभी जो अलाइनमेंट्स वगैरह चेंज हो रहे हैं उसमें ये इंडिया को एक आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के पास क्या कुछ ऑप्शंस अभी बचे हुए हैं, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। शुरुआत में इंट्रोडक्शन में उन्होंने क्या है। इंट्रोडक्शन देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि किस मुद्दे पर ये बात कर रहे हैं। बेसिकली अभी आपको मालूम होगा कि बहुत समय के बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE, ये न्यूज़ आपने अगर सुनी है तो मैंने डिस्कस भी किया था आपके साथ कि UAE जो है ये इज़राइल के साथ अपना डिप्लोमेटिक रिलेशन सेटअप करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये ऑब्वियसली इसलिए इतना ज़्यादा मतलब न्यूज़ में है या फिर इतना डिफरेंट न्यूज़ है क्योंकि अभी तक जो अरब कंट्रीज़ हैं, अरब कंट्रीज़ में ज़्यादातर देश इज़राइल के साथ रिलेशन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, राइट। तो ये जो UAE है, UAE का इज़राइल के साथ रिलेशन को नॉर्मल करना, इसके अलावा और देश वहाँ पे अरब नेशंस के जो हैं वो इज़राइल के साथ अपने रिलेशन को नॉर्मल कर रहे हैं। और इसको लेकर के अब ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो प्रोजेक्शंस हैं वो बदल रहे हैं। मिडिल ईस्ट का जो पूरा एक आप कह सकते हैं ग्रुपिंग है वो चेंज हो रहा है। एंड एज पाकिस्तान रीडिस्कवर इट्स ट्रेडिशन ऑफ अलाइन विद द नॉन अरब पावर्स, इंडिया मस्ट रिव्यू इट्स डिफेंस ऑफ अरब सॉवरेनिटी। एक तरफ क्या हो रहा है कि पाकिस्तान जो है वो अपने रिलेशन को नॉन अरब कंट्रीज़ के साथ भी बनाने में लगा हुआ है, ठीक है। अभी हम आर्टिकल में बात करने वाले हैं कि यहाँ पे अरब और नॉन अरब का क्यों जिक्र हो रहा है। और दूसरी तरफ ये बता रहे हैं कि इंडिया को भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए या लाइटली नहीं लेना चाहिए। इंडिया को भी जो अरब देशों की जो सॉवरेनिटी है उसको डिफेंड करते हुए, उसका सपोर्ट करते हुए जो बाकी के देश अरब कंट्रीज़ में इंटरफेयर कर रहे हैं उसको अपोज करना चाहिए। एग्जैक्टली इनका ये कहने का मतलब है। अब आइए देखते हैं इसमें आर्टिकल में क्या कुछ इन्होंने कहा है। बहुत सारे फैक्चुअल यहाँ पे डिटेल्स इन्होंने दिए हैं आपको। अभी जो प्रेजेंट आपका सिनेरियो है भारत का अरब नेशंस के साथ वो बहुत अच्छा है, नो डाउट। इंडिया का भी इंगेजमेंट जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ से बहुत ही अच्छा है, ये हमने कई सारे इवेंट्स में देखा। और इवन आप चाहे जम्मू एंड कश्मीर के इशू को लेकर के बात कर लीजिए या फिर आप भारत के किसी भी फैसले को लेकर के बात कर लीजिए, तो अभी जो अरब नेशंस हैं उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट इंडिया की तरफ रहा है पिछले कुछ दिनों में। लेकिन वहीं ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो डिटोरिएट हुए हैं, ठीक है, दोनों से, UAE से भी और सऊदी अरबिया से भी।
तो इनके साथ रिलेशन का डिटोरिएट होना पाकिस्तान का, लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडिया का रिलेशन अच्छा होना, आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो इसके पीछे एक रीज़न तो ये है कि यूएई ने इनवाइट किया था इंडिया को, आपको याद होगा 2019 में। क्यों? ओआईसी में स्पेशल गेस्ट के तौर पर, याद होगा आपको, ओआईसी का मेंबर नहीं है भारत, लेकिन और ओआईसी अपने आप में एक बहुत बड़ा नेशन है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे कि ऑलमोस्ट सारे जो मुस्लिम देश हैं वो उसमें मेंबर कंट्री हैं। भारत उसमें नहीं है, लेकिन भारत को एज अ गेस्ट अपीयरेंस वहाँ पे 2019 में बुलाया गया था। और ये जो इनिशिएटिव था वो सऊदी अरबिया का था, और इस चीज़ को लेकर के पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है, ठीक है। और तो एक तो ये है। दूसरी चीज़ कि जब कश्मीर की पॉलिसी को लेकर के बात उठाई गई, जैसे आपको मालूम होगा पिछले साल 2019 की बात है, और इसी सब टाइम में जब पूरा ये मुद्दा उठा हुआ था, तो पाकिस्तान ये चाहता था कि ओआईसी के जो देश हैं, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो भी कश्मीर की पॉलिसी को वो करें, कंडेम करें और उसमें अपनी अपनी राय रखें। लेकिन यहाँ पर भी सऊदी अरबिया ने इंडिया को सपोर्ट किया था, ये बताते हुए कि ये इनका इंटरनल मैटर है। और उसके बाद कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ पाकिस्तान की तरफ से रहीं, जिससे कि फिर सऊदी अरबिया को प्रॉब्लम होने लग गई, और फिर सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान को थ्रेट किया था कि अगर वो कुछ भी ऐसा करते हैं तो उनको जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, जो लोन्स दिए जा रहे हैं सऊदी अरबिया की तरफ से, वो बंद कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में कि काफ़ी चल रहा है कि सऊदी अरबिया के साथ जो पाकिस्तान का रिलेशन है वो किस तरीके का है, या वहाँ की जो आर्मी है, वहाँ के जो आर्मी चीफ हैं ऑब्वियसली जनरल कमार जावेद बाजवा, वो उनका रिलेशन ख़राब दिख रहा है। वहीं जो वहाँ की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से सऊदी अरबिया के साथ पाकिस्तान का रिलेशन डिटोरिएट तो हो रहा है, और इसलिए पाकिस्तान अब क्या कर रहा है कि कुछ अलग रास्तों को भी तलाशने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर राइटर ये बता रहे हैं कि इसके पीछे एक दो कारण और हैं, जिसमें से कि एक तो ये है कि जब इस कश्मीर के इशू को और ज़्यादा उठाने की कोशिश की गई, खास करके मलेशिया में, जब प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ के मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने अलग से एक मीटिंग बुलाई, और जो ओआईसी के मेंबर कंट्री हैं उनको वहाँ पे अलग से बुलाया गया था ताकि वो डिस्कशन डिबेट करें, और जो भी है इंडिया के किसी भी इशू को वहाँ पे गलत साबित किया जाए, पॉलिसीज़ को ख़राब बताया जाए, ये सारी चीज़ों के लिए किया गया था। लेकिन एट द लास्ट मोमेंट जब सऊदी अरबिया का प्रेशर पड़ता है पाकिस्तान पे, तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान फिर उस मीटिंग को अटेंड नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से आप यूँ समझ लें कि पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पर कहीं ना कहीं सऊदी अरबिया का इन्फ्लुएंस इन दिनों पिछले एक साल में देखा गया, और वो भी किस पॉइंट पर देखा गया, जब इंडिया को सपोर्ट करने की बात थी तब देखा गया। तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो पाकिस्तान की जो आर्मी है वो, और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की आर्मी तो आपको पता है डायरेक्ट अपोज करती है इस तरीके के मुद्दों पर कि आप भारत का साथ कैसे दे सकते हैं, और लेकिन जो गवर्नमेंट है उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, बिकॉज उनके पास पैसे नहीं हैं, और सऊदी अरबिया के कई सारे एड्स और प्रोजेक्ट्स वहाँ पर उनको दिए जाते हैं। सो इमर्जिंग कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द सऊदी अरबिया। अब ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के बीच में ये जो इतने कॉन्ट्रडिक्शंस बढ़ रहे हैं, अब इसका एसेंस देखिए क्या है। तो सऊदी अरबिया और यूएई की बात करते हैं। तो एक तरफ तो सऊदी अरबिया एंड यूएई ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड, तो इनके साथ जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, एंड सऊदी एंड यूएई सी शार्पनिंग एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू देयर किंगडम। तो आर्टिकल में ये भी कह रहे हैं कि जो सऊदी या यूएई का जो अपना किंगडम है उसमें उनको प्रॉब्लम नज़र आ रही है वेरियस रीज़न से। एक तो टर्की की तरफ से, दूसरा ईरान की तरफ से, जो ईरान की पॉलिसी एक्सपेंशनिज्म की उसकी वजह से इनको थ्रेट नज़र आ रहा है, दूसरा टर्की की तरफ से उनको थ्रेट नज़र आ रहा है, और अब पाकिस्तान के साथ जो डिस्प्यूट है वो अराइज हो गया है। नाउ इमरान खान अपीयर्स टू बी ड्रीमिंग ऑफ अ न्यू रीजनल अलायंस विद टर्की एंड ईरान। अब यहाँ से शुरू होता है एक नया पॉलिटिक्स कि पाकिस्तान अब ये चाहता है कि वो एक नया अलायंस क्रिएट करे, ठीक है, और वो अलायंस किसके साथ हो, टर्की और ईरान के साथ हो। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है ऐसा, पाकिस्तान, टर्की और ईरान कई और प्लेटफॉर्म पर भी साथ में हैं, इसको भी आगे हम जिक्र करेंगे। नाउ अब एक तो ये हो गया, एक आप अलायंस इसको समझिए। दूसरा वाला अलायंस क्या है? दूसरा ये है, जैसा कि अभी कुछ दिनों में ये देखा जा रहा है कि
पाकिस्तान की चाइना के साथ क्लोजनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और चाइना और रशिया का रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं रशिया, चाइना और पाकिस्तान ये अपना एक नया जियोपॉलिटिकल फॉर्मेशन बन सकता है, ऐसा भी पाकिस्तान सोच रहा है और इस तरफ भी एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज अमेरिका की जो अभी पॉलिसी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो वैसी नहीं है जैसे कारगिल युद्ध के समय में थी। तो आज अमेरिका का रिश्ता भारत के साथ ज़्यादा अच्छा हो चुका है। हालांकि रशिया के साथ भी भारत का रिलेशन बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान ये चाहता है कि वो चाइना और रशिया के साथ अपना जो एक अलग फॉर्मेशन है, जियोपॉलिटिकल फॉर्मेशन, उसको क्रिएट कर ले। फाइन, तो आपको दो ये समझ में आ रहे होंगे कि पाकिस्तान किस तरीके से एक नए अलायंस को बनाने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पर जिक्र होता है बगदाद पैक्ट का। तो क्या ऐसा कोई अलायंस पहली बार बन रहा होगा जो नॉन अरब अलायंस होगा, यानी कि मुस्लिम देशों में जो नॉन मतलब अरब देशों में नहीं है, नॉन अरब जो कंट्रीज़ हैं, क्या उनका एक नया अलायंस है? तो नहीं। 1955 में ऐसा ही अलायंस पहले हो चुका है, उसका नाम है बगदाद पैक्ट। याद रखिएगा, बगदाद पैक्ट से आपसे पूछा जा सकता है सवाल कि कौन कौन से इसमें देश हैं, कब हुआ था, क्या था। तो इसमें टर्की, ईरान, इराक और पाकिस्तान, ये 4 देश थे, इन्होंने मिलकर के एक पैक्ट किया था 1955 में। ध्यान देने वाली बात है। और उस समय में इसका हेडक्वार्टर इराक में था, ठीक है। बाद में कुछ समय के बाद इराक ने इसको छोड़ दिया, 1958 में इसको ड्रॉप कर दिया इस ऑर्गेनाइजेशन को। और उसके बाद वहाँ पर ईरान, टर्की और पाकिस्तान बचते हैं। उसका रीनेम किया गया था, रीनेमिंग हुआ फिर उसका सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से। और उसमें इराक एक ऐसा कंट्री था, ओनली मेंबर कंट्री, जिसने कि इसको छोड़ दिया था। फाइन, एंड द टर्की, ईरान, पाकिस्तान फॉर्म्ड एन इकोनॉमिक एडजंक्ट टू द सेंटो कॉल्ड RCD, रीजनल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये एक अलायंस वहाँ पर बना था पाकिस्तान का ऑलरेडी। अभी इसको और आगे जाके देखते हैं तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी इन्होंने 1985 में बनाया था। तो ये सारे अलायंस किस तरीके के हैं? नॉन अरब अलायंस है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो नॉन अरब अलायंस है, इसको पहले तो आपने देखा कि इराक ने वहाँ पे छोड़ा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 1985 में एक नया कोलिशन क्रिएट किया गया, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ECO, याद रखिएगा। तो ECO में उस समय में 85 में कौन कौन थे? ईरान, टर्की और पाकिस्तान। लेकिन 92 में आने के बाद इसमें बाकी लोग जुड़े और आज के समय में 10 मेंबर कंट्री हैं टोटल इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो याद रखने वाली बात यह है कि इसमें भारत नहीं है। और ये जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था 1990s में, तब उसके बाद ये पूरा फॉर्मेशन जो है थोड़ा और बदला और इंडिपेंडेंट कंट्री जो थे इसमें आने लग गए। तो इस तरीके से जो नॉन अरब अलायंस है वो इतना बना है, पहले भी बना है और अब इसको और क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। बोथ टर्की एंड ईरान नाउ इंटरवीन विद द इम्प्यूनिटी इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द अरब वर्ल्ड। तो टर्की, ईरान जो अब है वो क्या चाहते हैं कि वो अरब वर्ल्ड में कहीं ना कहीं इंटरफेयर करे। समझ में आ रहा है, क्योंकि टर्की, ईरान अरब कंट्री से नहीं है, तो वो चाहते हैं कि वो उन देशों में उनको मौका मिले इंटरवीन करने का। नाउ द 2 states have joined the great game and Malaysia finds himself the leader of the Islamic world। वहीं मलेशिया भी आप देखिए आजकल बहुत एक्टिव है, मलेशिया को भी लगता है कि वो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर है कहीं ना कहीं। और अभी हम बात कर रहे थे सऊदी अरबिया और एमिरेट्स की। नाउ व्हाट अबाउट द कतर? सो अरब कतर विच इज़ लॉन्ग इन द फ्रेटर्नल फाइट विद द साउदीज़ एंड द एमिरेट्स, इनका भी, कतर का भी अपना अलग फाइट चलता रहता है। वांट्स टू कर्ब आउट द आउटसाइज द रोल ऑफ इटसेल्फ इन द मिडिल ईस्ट। तो कतर का अपना डिस्प्यूट है सऊदी अरबिया वगैरह के साथ। एंड इट इज़ नो सीक्रेट दैट रशियन वुड लाइक टू ब्रिंग US डाउन। ऑब्वियसली मिडल ईस्ट से रशिया बिल्कुल चाहता है कि US का जो इन्फ्लुएंस है वो कम हो जाए। और अभी कहीं ना कहीं जो ये पूरा बन रहा है उसी तरीके से बन भी रहा है, जो आप कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान से जा रहा है, या फिर जो अमेरिका का एक इंटरवेंशन होता है मिडल ईस्ट में या इन एशियन कंट्रीज़ में, वो कम होता जा रहा है। अमेरिका के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहता है। और यहीं पर एक मौका है ये रशिया, चाइना, इन सभी के लिए कि वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो फिर से इस जगह पर इमर्ज कर सकते हैं। और बीजिंग विल बी हैप्पी ऑब्वियसली, अगर अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम होता है मिडल ईस्ट पर, तो इससे
इससे चाइना को ऑब्वियसली बहुत खुशी होने वाली है। रशियन, टर्क्स एंड ईरानियंस बी द एंटी अमेरिकन वैनगार्ड्स। तो अगर ये सारे देश भी एंटी अमेरिकन हो जाएं तो ऑब्वियसली चाइना को अपनी इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में बहुत आसानी मिल जाएगी इन रीजन्स में। बट वाई डज इस्लामाबाद, चलिए चाइना का तो कॉन्सेप्ट समझ में आता है, लेकिन आखिर पाकिस्तान क्यों इन अलायंस को ज्वाइन करना चाहता है और सऊदी अरबिया और यूएई की अगेंस्ट जाना चाहता है? आखिर ऐसा क्यों है, जबकि इन देशों ने पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड किया है? तो नाउ द थिंग इज़ कि जैसा मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान अब एक अलग कोऑपरेशन और अलग अलायंस की तरफ सोच रहा है, क्योंकि उसको ये लगता है कि जो अमेरिका है, अमेरिका मिडल ईस्ट से बाहर जा रहा है और ऐसे में चाइना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसका फ़ायदा पाकिस्तान उठा सकता है। तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहता है वो चाइना के साथ, और एक नया लिवरेज लेना चाहता है मिडल ईस्ट में। तो इसलिए पाकिस्तान इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और वहीं दूसरी तरफ जो उनका पहले से अलायंस है टर्की ईरान के साथ, वो उसको और मजबूत कर पाएंगे इस चीज़ से। एंड दिल्ली मस्ट गो टू द डीपेस्ट सोर्स ऑफ द रीजनल पॉलिसी। अब यहाँ पर इंडिया के लिए ये चैलेंज है कि इंडिया को भी अपने रीजनल पॉलिसी को बहुत डीप करना होगा यहाँ पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें अरब सॉवरेनिटी को सपोर्ट करना होगा, ठीक है। एंड दैट इन टर्न एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द 5 प्रिंसिपल। देखिए 5 प्रिंसिपल उन्होंने क्या क्या बताए हैं। पहला बताया दैट रेसिस्ट द टेम्पटेशन ऑफ टेलिंग द अरब व्हाट इज़ गुड फॉर देम। तो अभी इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अरब कंट्रीज़ को ये बताएं कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। और ऑब्वियसली नॉन अरब नेबर्स के साथ, कंट्रीज़ के साथ अलायंस बनाया जाए, इसको सपोर्ट किया जाना चाहिए। जैसे कि इज़राइल, टर्की, ईरान, इन सब के साथ अगर अलायंस बनता है, यानी अरब और नॉन अरब कंट्री का अलायंस बनता है, तो इट्स गुड, इसको सपोर्ट करना चाहिए भारत को। दूसरा है, लेकिन कोई भी फॉरेन इंटरवेंशन अरब वर्ल्ड में इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। तो जिस तरीके से अगर कोई देश ऐसे हैं जो इंटरवीन कर रहे हैं अरब वर्ल्ड की पॉलिसीज़ में, वहाँ की पॉलिटिक्स में, तो उसको वो एक थ्रेट हो सकता है और उस चीज़ से आगाह करना चाहिए। लेकिन अगर वो कोऑपरेशन कर रहे हैं, अलायंस बन रहा है, तो उसको सपोर्ट करना होगा। तीसरा है दैट सपोर्ट द अरब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अरब की जो कंट्रीज़ हैं उनका आपस में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो, वहाँ का जो रीजनल पूरा इंस्टीट्यूशन है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, वहाँ के लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाए। तो मतलब इन शॉर्ट ये है कि जो अरब वर्ल्ड हैं, अरब के देश हैं, उनको आपस में कैसे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, इसके लिए सपोर्ट एक्सटेंड किया जा सकता है। चौथा है रिकॉग्नाइज दैट इंडियाज़ जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट आर इन क्लोज अलाइनमेंट विद दोज इन द मॉडरेट अरब सेंटर इंक्लूडिंग इजिप्ट, जॉर्डन, साउथ अरबिया, यूएई, ओमान। तो इन सभी देशों के साथ भारत का जो अपना रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा है और इनके ऑब्वियसली एक मॉडरेट सा रिलेशन है। एंड इंडिया कांट बी पैसिव द अपफोल्डिंग जियोपॉलिटिक्स रीअलाइनमेंट इन द वेस्ट एशिया। तो अगर वेस्ट एशिया में अलाइनमेंट्स फिर से क्रिएट होता है, रीअलाइनमेंट होता है जियोपॉलिटिकल वे में, तो फिर भारत को भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। भारत यहाँ पर पैसिव नहीं रह सकता है। अगर नया अलायंस बनता है, जैसे कि टर्की, मलेशिया, चाइना, अगर ये लोग एक अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर भारत के अपने मुद्दे पर, अपनी सॉवरेनिटी पर ये लोग चैलेंज कर सकते हैं, और तो इस तरीके से इंडिया को भी यहाँ पे अब अवेयर होने की ज़रूरत है कि जो भी वेस्ट एशिया में बदलाव आ रहा है उसमें भारत को देखना होगा कि यहाँ पे स्टेबलाइजेशन कैसे मेंटेन की जाए और जो नए इंगेजमेंट्स हैं उसमें भारत का क्या रोल होगा। इन सभी चीज़ को इस पर एक स्टैंड लेने की इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है स्ट्राइकिंग टू हार्ड। जीएस पेपर 2 में आ जाएगा। आपको मालूम है जो अभी केसेस चल रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, इसमें इसको हम एसोसिएट करेंगे स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी से, राइट। देखते हैं इसमें क्या कुछ कहा गया है। द स्ट्रॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ मस्ट स्ट्राइक अबव। जैसे आपको मालूम है जो प्रीवियस केसेस हैं उसमें अभी जो रिसेंट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो 3 जज की बेंच होती है, अरुण मिश्रा जी, BR गवाई और कृष्णा मुरारी जी, ये लोग, इन्होंने प्रशांत, तो इशू यहाँ पर आपको मालूम होगा, इशू जो है इसमें प्रशांत भूषण जी ने 2 ट्वीट किए और उस ट्वीट को लेकर के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उन पर लगाया गया। और इसमें जो जस्टिस हैं, इन तीनों जस्टिस ने उनके लिए कहा कि ऑब्वियसली इनको सज़ा दी जाएगी इस चीज़ के लिए, बिकॉज़ ये
जो बिहेवियर है वो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है और इस तरीके के बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इसको लेकर के बहुत सारे ओबियसली दलीलें हुई और बहुत सारे न्यूज़ भी आपने सुने होंगे। और उन्होंने एक्चुअली में क्या किया था, उन्होंने ट्वीट में जो चीफ़ जस्टिस हैं हमारे प्रेजेंट चीफ़ जस्टिस, उनकी एक पिक उन्होंने शेयर की थी जो जब वो मोटरसाइकिल को राइड कर रहे थे, और वहाँ पर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखा था जो ऑब्वियसली उनकी गरिमा के ख़िलाफ़ था। तो इस चीज़ को यहाँ पे इसी के लिए इस पर कंटेम्प्ट लगाया गया है। दूसरा, इन्होंने जो प्रीवियस चीफ़ जस्टिस रहे हैं उनको लेकर के यहाँ पर आवाज़ उठाई और ये एक्चुअली दूसरा ट्वीट किया था कि उनका जो रोल रहा था वो किस तरीके का था। तो एक क्रिटिकल रोल को उन्होंने यहाँ पर शो किया था इस ट्वीट में, और इसी दोनों ट्वीट पर ये एक्शन लिया गया है कोर्ट की तरफ से। ठीक है, और इसमें अब डिबेट डिस्कशन शुरू हो चुका है कि आखिर ये जो ट्वीट है इसमें, और ये तो एक्चुअली राइट टू स्पीच के अंतर्गत आएगा। अगर हम कोई भी चीज़ कहते हैं, किसी के बारे में कहते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में कहते हैं, तो हमारे राइट टू फ्री स्पीच के अंतर्गत आएगा। लेकिन अब यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि ये राइट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है आपके पास। जो राइट टू फ्रीडम है, और फ्रीडम में भी जो स्पीच का एंड एक्सप्रेशन है वो आपके पास एब्सोल्यूट राइट नहीं है। तो आप ऐसे में किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशंस और ख़ास करके जुडिशरी जैसे इंस्टीट्यूशंस की अकाउंटेबिलिटी पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। और ऐसे में एक जो ये कड़ा एक्शन लिया जा रहा है, इसको यहाँ पर ऑब्वियसली पॉजिटिव बताया जा रहा है कि कोर्ट के द्वारा एक कड़ा एक्शन लिया गया कि आगे कोई भी ऐसी गलती ना करे जो जुडिशरी को लेकर के इतना चिलिंग इफेक्ट दिखा रहा हो, या इतने नॉर्मली आप कोई भी स्टेटमेंट बोल रहे हैं, आप ट्वीट कर रहे हैं, आप मैसेज कर रहे हैं, तो जुडिशरी के ऊपर आप इतने बड़े चीज़ों को नहीं कर सकते। इसके उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए आर्टिकल में कि पहले कब ये सारी केसेस हुए थे, जैसे कि डिड नॉट चीफ जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह कन्विक्ट द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला फॉर मेकिंग derogatory remark on justice and overruled the decision of Kerala High Court। तो एक 1970 में भी ऐसा ही केस हुआ था। उसके बाद एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया का केस था 1975 में, जब वहाँ पर इवन 6 वीक के लिए जेल सेंटेंस भी दिया गया था, और जो बार काउंसिल के चेयरपर्सन थे उनको। तो इस तरीके के कई और केसेस इससे पहले भी हुए हैं हिस्ट्री में, जब जुडिशरी के ऊपर अगर कोई इस तरीके से सवाल उठाता है या कोई स्टेटमेंट कहता है तो उस पर कंटेम्प्ट को लगाया जाता है। और ये राइट कहाँ से मिलता है सुप्रीम कोर्ट को? आर्टिकल 129 से। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा कि आर्टिकल 129 से ये अधिकार मिलते हैं। और इसमें ये जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है कि कोई भी व्यक्ति अगर जुडिशरी के बारे में कोई भी ऐसी बात करता है तो उसको पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास कि वो उस व्यक्ति को पनिश कर सकता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर विच कैन नॉट बी टेकन। तो ये अधिकार है सुप्रीम कोर्ट के पास, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है उसको लिया उनसे नहीं जा सकता। और इस वजह से यहाँ पर ये एक्शंस अभी जो प्रशांत भूषण के ऊपर है वो लिया जा रहा है। एंड डू द टास्क ऑफ द मैग्निफिसेंट जस्टिस एंड और बिगिन व्हेन द कन्विक्शन हैज़ बिन रिकॉर्डेड। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंटली बताती हूँ कि ये जो आर्टिकल है ये इन्होंने लिखा है अपने अकॉर्डिंगली, बट इसको बहुत ही सिंपली अगर हम समझें तो हमारे लिए क्या कुछ पॉइंट्स इसमें अराइज होते हैं और हमें इस पूरे इवेंट को कैसे सोचना है। हमें इसको दो पक्ष में लिखना है। एक पक्ष तो हम सुप्रीम कोर्ट के ऑब्वियसली फेवर में लिखेंगे, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते किसी भी पॉइंट पे। तो वहाँ पर आपको ये लिखना है कि उनको ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं और उसको वो ऑब्वियसली फॉलो कर सकती हैं, और कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई जज ही क्यों ना है, चाहे वो कोई वकील क्यों ना है, चाहे वो कोई मिनिस्टर है, कोई व्यक्ति, कोई आम आदमी है, वो कोई भी व्यक्ति जुडिशरी के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, और इस चीज़ को रोकना चाहिए। और उसके लिए एक एग्जाम्पल है। दूसरा, हम यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म भी लिख सकते हैं कि जो बातें कही गई वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत आती हैं, और अगर ऐसे एक्शंस बार बार लिए जाएंगे तो फिर डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर ऐसा होगा कि हर एक बात पर ही फिर कंटेम्प्ट लगा दिए जाएंगे और इस तरीके के एक्शंस लिए जाएंगे। तो यहाँ पर फिर आपको इन बातों को प्रूफ करना है, कुछ एक एग्जाम्पल दे करके, कुछ इन फैक्ट्स एंड डाटा को दे करके। ठीक है, अगला आर्टिकल देखते हैं, मेक इट लेस टैक्सिंग। तो ये आ जाएगा जैसे जीएस पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी में, राइट। इसको हम बात करेंगे, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, लेकिन इस पर हमने न्यूज़ डिस्कशन किया था पहले कि एक प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने इशू किया है, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। याद होगा आपको, इसमें बहुत सारी चीज़ें की गई हैं, खास करके जो टैक्सेशन का सिस्टम है उसको आसान किया गया है। ठीक है, फेसलेस ट्रांजैक्शन बनाने की कोशिश की गई है।
और इसको लॉन्च किया गया ताकि जो कंप्लाइंस बर्डन है उसको कम किया जा सके और जो लोग टैक्स पे करते हैं उनको रिवार्ड किया जा सके, जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनको रिवॉर्ड किया जा सके। अ ट्वीट पुट आउट द माई गॉव इंडिया अ प्लेटफॉर्म ऑन द गवर्नमेंट प्रपोज्ड एन इंक्रीज इन द लिस्ट ऑफ रिपोर्टेबल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बाय द इंडिविजुअल एंड apparently it would widen the tax base। अब देखिए भारत में 130 करोड़ लोग हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ लोग ही यहाँ पर टैक्स पे करते हैं, इंडिया में टैक्स पे करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट डाटा है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत कम पोर्शन है जो टैक्स पे करता है। नाउ एफर्ट टू वाइडन द टैक्स बेस एंड कर्ब लीकेज नीड टू बी इनकरेज्ड। तो अब हमें एक तरफ तो टैक्स बेस को बढ़ाना होगा, ठीक है, टैक्स को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, टैक्स बेस को बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे आपको याद होगा जब जीएसटी को लागू किया गया था तो यही बातें सामने आई थी कि टैक्स बेस बढ़ा है। अब ज़्यादातर लोग इस एम्बिट में आ गए हैं कि उनको टैक्सेशन सिस्टम में आना पड़ गया जीएसटी की वजह से। तो टैक्स बेस को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे लीकेज को कर्व किया जाए, इस बात पर फोकस करने की ज़रूरत है। हाउएवर वाइडनिंग द लिस्ट ऑफ रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शंस विच विल ड्रामेटिकली इंक्रीज द कंप्लाइंस बर्डन ऑफ द ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स। तो अब हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स है उन पर ही बर्डन बढ़ जाए एंड क्रिएट इवन मोर स्पेस फॉर द हरासमेंट। तो अगर ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी स्टेप होता है जो उनको और हरास कर सकता है, उनको हरास करने का और मौके दे सकता है, तो वो चीज़ गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। जो ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच है उससे बचाना चाहिए, ताकि नो डाउट ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जा सकते हैं, टैक्स पे कर सकते हैं, फेसलेस ट्रांजैक्शन होगा, सारी चीज़ें हैं। बट ये भी गवर्नमेंट को देखना है कि उनके ऊपर बर्डन क्रिएट नहीं होना चाहिए और ज़्यादा। और इसमें फिर कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह हैं कि जो ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो मिडिल इनकम ग्रुप से आते हैं, उनके पास आप जब उनकी लिस्ट देखते हैं कि वो बाकी का ट्रांजैक्शन का कहाँ होता है, कैसा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन वो टैक्स पे नहीं करते हैं, टैक्स एम्बिट से वो बाहर हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स हैं उनको ज़रूर रिवार्ड किया जाना चाहिए और उस पर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उन पर जो फालतू एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्रिएट ना हो। एंड सीमलेस द पेनलेस एंड फेसलेस जो कॉन्सेप्ट लाया गया है, नो डाउट ये बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने वाली थी कि जो टैक्स इवेजन होता है, जो टैक्स बचाते हैं लोग, उन पर फोकस कर रहे हैं तो ज़्यादा सही होता। तो उससे ऑब्वियसली जो टैक्स है वो भी ज़्यादा आता और जो टैक्स इवेजन करते हैं लोग उनको भी यहाँ पर कर्व किया जा सकता था। अब करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन से आज शुरू हो जाएगा 27 तक, यानी 26 नंबर तक जिसको भी जानना है वो प्रीवियस वीडियोस को देख लेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मे करंट अफेयर्स के हैं सारे क्वेश्चन और एमएसएमई पर आपसे सवाल पूछा गया है आज पहला वाला। दूसरा है DTIS पर, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम पर दूसरा सवाल है। अगला सवाल है JNK ग्रांट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोसीजर रूल 2020, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये पे 30 नंबर है, लेबर फॉल्स, लेबर किस में आता है, जो लेबर है वो कौन से लिस्ट में आता है, यूनियन, कंकरेंट या फिर स्टेट में। तो आंसर बताइएगा कमेंट में। TRAI पर आपसे सवाल पूछा गया, 31 नंबर क्वेश्चन है। और कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 22 नंबर CRAR से आपसे पूछा गया था। इन सारे क्वेश्चन का हम लोग आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है 22 में C है, यानी कि दोनों सही स्टेटमेंट हैं। 23 में भी C आंसर है। आपसे पूछा गया है कि DICGC किसको कवर नहीं करता है, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओनली प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी आर नॉट इंश्योर्ड बाय GICGC। तो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसको कवर नहीं करता। जैसे कि सारे आंसर आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट। कीप स्टडिंग।